हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट का, जिसका कोड है 402। हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट ओसिप जॉटकिन के बारे में। ये इनकी पिक है ओसिप जॉटकिन की। इनका जो जन्म था वो 14 जुलाई 1890 में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 25 नवंबर 1967 में। ठीक है, हमने इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात की थी इससे पिछली पीपीटी में। आज हम इससे आगे बात करते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में। ओसिप जॉटकिन एक बेलारूसी मूल के फ्रांसीसी प्राकृतिक कलाकार थे। जो जॉटकिन जी थे वो एक बेलारूसी मूल के फ्रांसीसी प्राकृतिक कलाकार थे। मतलब ये फ्रांसीसी कलाकार थे प्राकृतिक। ठीक है, उन्हें मुख्य रूप से एक मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। यानी जो जॉटकिन जी हैं उनको मुख्य रूप से किसके रूप में जाना जाता है? मूर्तिकार के रूप में। लेकिन उन्होंने पेंटिंग और लिथोग्राफ भी बनाए। ठीक है, इन्होंने पेंटिंग भी बनाई और लिथोग्राफ भी। मतलब पेंटिंग के साथ साथ इन्होंने लिथोग्राफी भी की है। अगस्त 1920 में जॉटकिन ने वैलेंटाइन पैक्स से शादी की, जो सिसिली और फ्रांसीसी कैटलन वंश के अजीलिया में जन्मे चित्रकार थे। मतलब अगस्त 1920 में इनकी शादी हुई थी। किससे? जॉटकिन ने वैलेंटाइन पैक्स से शादी की थी, जो सिसिली और फ्रांसीसी कैटलन वंश के अजीलिया में जन्मे चित्रकार थे। पैक्स और जॉटकिन की कोई संतान नहीं थी। इनकी मतलब कोई भी संतान नहीं थी। जॉटकिन मॉन्टपार्नास में एक पड़ोसी और हेनरी मिलर का दोस्त था। तो जो जॉटकिन थे वो मॉन्टपार्नास में एक पड़ोसी और हेनरी मिलर का दोस्त था। ठीक है, और मिलर के उपन्यास टॉपिक ऑफ कैंसर, ये 1934 में बनी हुई है। टॉपिक ऑफ कैंसर में बोरक्सी के चरित्र द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया गया था, है ना। तो जो मिलर का उपन्यास था ये टॉपिक ऑफ कैंसर, ये 1934 में था। में बोरक्सी के चरित्र द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया गया था। 1942 से 1946 तक मैनहट्टन में युद्ध काल के दौरान निर्वासन में रहते हुए जॉटकिन का अमेरिकी कलाकार कैरल जानवे के साथ संबंध था, और उन्होंने उनके कई चित्र भी बनाए हैं। तो उसमें बताया कि इस सन से लेके 1942 से लेके 1948 तक जो मैनहट्टन में युद्ध कला के दौरान निर्वासन में रहते हुए, मतलब जब युद्ध कला हुआ था उसके दौरान दिखाया है कि वहाँ पे रहते हुए जॉटकिन का अमेरिकी कलाकार कैरल जानवे के साथ संबंध था, है ना। जो जॉटकिन थे उनका अमेरिकी कलाकार कैरल जानवे, ये कलाकार का नाम है। जो अमेरिकन कलाकार थे कैरल जानवे, इनके साथ उनके संबंध थे, और उन्होंने उसके कई चित्र भी बनाए। मतलब उनके पहले संबंध स्थापित हुए, उसके बाद उन्होंने उसके कई चित्र भी बनाए थे। कलाकार की इकलौती संतान निकोलस हसल जन्म 1960 एक डेनिश महिला एनेलिस हेसल के साथ उसके प्रेम प्रसंग का परिणाम थी। मतलब इनकी एक इकलौती संतान थी निकोलस हसल 1960 में एक डेनिश महिला एनेलिस हेसल के साथ उसके प्रेम प्रसंग का परिणाम थी। मतलब ये डेनिश महिला थी एनेलिस हसल। ठीक है, इनके साथ इनका प्रेम प्रसंग हुआ था, तो ये इसी का परिणाम थी। इनकी संतान का जो इकलौती संतान थी उसका नाम था निकोलस हसल। 2009 के बाद से हसले एक मनोचिकित्सक जिसे कलाकार द्वारा स्वीकार किया गया था, और 1980 के दशक में फ्रांस में कानूनी रूप से स्थापित उसके माता पिता थे। मतलब 2009 के बाद की बात है। ये हसले एक मनोचिकित्सक थे जिसे कलाकार द्वारा स्वीकार किया गया था, है ना। इसको कलाकार द्वारा स्वीकार किया गया था, और 1980 के दशक में
फ्रांस में कानूनी रूप से स्थापित उसके माता पिता थे। ठीक है, 1980 के दशक की बात है। फ्रांस में कानूनी रूप से स्थापित उसके माता पिता थे। अपने पिता की संपत्ति पर अपना दावा स्थापित करने के लिए पेरिस शहर के साथ एक मुकदमे के पक्ष में रहे। मतलब इन्होंने अपने पिता की संपत्ति पर अपना दावा स्थापित किया था, तो उसी के लिए पेरिस शहर के एक मुकदमे के पक्ष में रहे थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हो चुका है, कैरियर, कि इन्होंने अपने कैरियर में क्या किया। 1921 में उन्होंने फ्रांसीसी नागरिकता प्राप्त की। ये 1921 की बात है। इन्होंने फ्रांसीसी नागरिकता प्राप्त की थी अपनी। जेटकिन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना में एक स्ट्रेचर बेयरर के रूप में कार्य किया। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान ही इन्होंने फ्रांसीसी सेना में काम किया था। किसके रूप में? एक स्ट्रेचर बेयरर के रूप में। ठीक है, 1921 में इन्होंने अपनी फ्रांसीसी नागरिकता प्राप्त की। उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान इन्होंने फ्रांसीसी सेना में एक स्ट्रेचर बेयर के रूप में काम भी किया और कार्रवाई में घायल हो गया। मतलब जब हुआ था तो कार्रवाई हुई थी तो उसमें ये घायल हो गए थे। उन्होंने अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध बिताया। मतलब जब ये अमेरिका में थे वहाँ पे उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उन्हीं के सामने। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति संभवतः द डिस्ट्रॉयड सिटी। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? द डिस्ट्रॉयड सिटी। ये थी 1951 से 1953, ठीक है, की मूर्ति है, जो बिना दिल वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यानी उसमें जो दिखाया है आप नेट पे देख सकते हैं कि इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी बताई है? द डिस्ट्रॉयड सिटी। ये 1951 से 53 तक की बनी हुई है मूर्ति है, जो बिना दिल वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यानी उसमें जो दिखाया गया है, जो प्रतिनिधित्व उसमें किया गया है, वो क्या बताया है कि जो बिना दिल वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। 1940 में नाजी जर्मन लुफ्टवाफे द्वारा डच शहर रॉटरडैम के केंद्र में विनाश का स्मारक है। ठीक है, 1940 की बात है। 1940 में नाजी जर्मन लुफ्टवाफे द्वारा डच शहर रॉटरडैम के केंद्र के विनाश का स्मारक है। मतलब ये 1940 में जो नाजी जर्मन लुफ्टवाफे हैं उनके द्वारा जो डच शहर रॉटरडैम के केंद्र की विनाशक का इसको स्मारक बताया है। उन्होंने 1958 तक एकेडमी डे ला ग्रांडे चेमीरे में मूर्तिकला कक्षाएं सिखाई। मतलब ये 1958 की बात है। इन्होंने एकेडमी में, और एकेडमी का नाम क्या है? डे ला ग्रांडे चोमीरे। इसमें इन्होंने मूर्तिकलाएं सिखाई थी, कक्षाएं ली थी वहाँ पे और उसको सिखाया था। उनके शामिल कलाकारों गेरवा ड्रैगन 1925 से 2008 और जेनेविव पेजेंट के छात्रों ने, है ना। मतलब इसमें कलाकार बताए हैं, शामिल कलाकार थे गेवला ड्रैगन और जेनेविव पेजेंट के छात्रों ने सिखाई थी। नेक्स्ट है अवार्ड्स। अवार्ड्स इनको क्या क्या मिले हैं? 1950 वेनिस बीनल स्कल्पचर प्राइज़। ठीक है, 1950 में मिला था उनको ये। नेक्स्ट मिला था उनको 1961 में। 1950 में मिला था वेनिस बीनल स्कल्पचर प्राइज़ और 1961 में मिला था इनको ग्रैंड प्राइज नेशनल देस आर्ट्स। ठीक है, ये दो इनको अवार्ड मिले थे जो इनके ज़रूरी अवार्ड थे। नेक्स्ट है संग्रहालय म्यूज़ियम। मोंटपर्नार्से में उनका पूर्व घर और स्टूडियो अब मूसी जेटकिन का है। जब उनकी पूर्व पत्नी पैक्स की मृत्यु हो गई तो उन्होंने मूसी जेटकिन के गठन के लिए पेरिस शहर को घर और कला स्टूडियो दान कर दिया। मतलब जब इनकी जो पूर्व पत्नी थी पैक्स, तो जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो इन्होंने मूसी जेटकिन के गठन के लिए उस पेरिस शहर को घर और कला स्टूडियो दान कर दिया। फ्रांस के मिडी पिरेनीज क्षेत्र के लेस ऑक्स गांव में एक मूसी जेटकिन भी है। जेटकिन कई वर्षों तक लेस ऑक्स में रहे और वहां रहते हुए क्रॉस और पिएटा पर एक विशाल क्राइस्ट को उकेरा, जो 12वीं शताब्दी के चर्च में चित्रित किया गया है। मतलब जो जेटकिन ये कई वर्षों तक कहाँ पे रहे थे? लेस ऑक्स में। ठीक है, और वहाँ रहते हुए इन्होंने क्रॉस और पिएटा पर एक विशाल क्राइस्ट को उकेरा था। क्रॉस और पिएटा पर, ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि इन्होंने किस पर
एक विशाल क्राइस्ट को उकेरा था। उसके बाद 12वीं शताब्दी के चर्च में ये चित्रित किया गया, जो संग्रहालय के सामने खड़ा है। नेक्स्ट है ये पब्लिक कलेक्शन। अमेंग द पब्लिक कलेक्शन होल्डिंग वर्क बाय ओसिप जेटकिन आर। ये इन्होंने दिखाया है कि पब्लिक कलेक्शन कौन कौन सा इन्होंने होल्ड किया था। फर्स्ट है वैन एवे म्यूजियम एंडहोवन नीदरलैंड। सेकंड है म्यूजियम द फंडेंजुअल नीदरलैंड। थर्ड है टेल एवे म्यूजियम ऑफ आर्ट इसराइल। फोर्थ है म्यूज जेटकिन। ठीक है, ये इनके पब्लिक कलेक्शन थे। ये 4 ही थे, ये आप याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।